नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सत्या सर आज का स्वागत करता हूं यूट्यूब क्लासेस में। एसएससी एमटीएस की जो प्रीवियस सीरीज की सीरीज चलाई जा रही है, इस सीरीज में आज हम लोग 17वीं क्लास के साथ उपस्थित हैं। तो उम्मीद है ये सीरीज आपके लिए फायदेमंद होगी और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस क्लास की पीडीएफ के लिए ज्ञान सागर का जो टेलीग्राम ग्रुप है ज्ञान सागर ऑफिशियल नाम से, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चालू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। देखिएगा यहाँ पर आपका कुछ टेक्निकल इशू है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निखिल में से किस टीम ने आईएसएल इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण जीता? देखो यहाँ पर आपका एक टूर्नामेंट है, आपका कौन सा, आईएसएल नाम से। आईएसएल का टूर्नामेंट किसके लिए होता है? फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है। जैसे आईपीएल होता है वैसे आपका कौन होता है, आईएसएल होता है। तो इंडियन सुपर लीग है, फुटबॉल टूर्नामेंट है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका यहाँ पर किस टीम ने इसका पहला संस्करण, फर्स्ट एडिशन जीता था। पहला संस्करण इसका कब होता है? आपका 2014 में होता है, ये भी याद रखिएगा। 2014 में आईएसएल का पहला संस्करण हुआ था, जिसको जीता था किसने? एटलेटिको दी कोलकाता ने। किसको हराकर? आपका मुंबई एफसी को हराकर, ठीक है। मुंबई एफसी को हराकर एटलेटिको दी कोलकाता ने इसका पहला सेशन जीता था। तो यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया किसके बारे में? आईएसएल के बारे में, जो क्या है, फुटबॉल का टूर्नामेंट है। पहला क्वेश्चन है, मुक्तेश्वर मंदिर में से शिवाजी को समर्पित, क्योंकि शिवाजी नहीं है, ये आपके क्या है, शिव जी को समर्पित, ठीक है। शिव जी को समर्पित 10वीं शताब्दी का मंदिर है, किस राज्य में ये पूछा जा रहा है? तो असम, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो यहाँ पर मुक्तेश्वर मंदिर की बात होती है। मुक्तेश्वर मंदिर कौन से राज्य में? आपका उड़ीसा राज्य में है। अब देखिएगा, ये जो मुक्तेश्वर मंदिर है उड़ीसा राज्य में खास क्या है, किस मामले में खास है, समझिएगा। देखो ये आपका उड़ीसा का जो मुक्तेश्वर मंदिर है, पहला तो कहाँ पर? आपका भुवनेश्वर राज्य में है, सॉरी भुवनेश्वर जिले में है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं आपके उड़ीसा के मंदिरों की, तो यहाँ पर उड़ीसा में बहुत सारे मंदिर हैं। अगर हम बात करते हैं उड़ीसा के मंदिरों की, तो जो एग्जाम में मेनली पूछे जाते हैं, जो फेमस है, उनमें से आपका कौन सा आपका एक मंदिर है, इसका नाम क्या? आपका लिंगराज मंदिर। ये कहाँ पर? आपका उड़ीसा में है। उसके अलावा कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, कोणार्क मंदिर, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपका जगन्नाथपुरी का मंदिर, भगवान जगन्नाथ को समर्पित, ये जगन्नाथपुरी मंदिर, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो बहुत फेमस है, ये भी कहा के आपके उड़ीसा में पूछे जाते हैं। तो उड़ीसा में लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर या मुक्तेश्वर मंदिर, ऐसे कई फेमस आपके टेम्पल्स हैं। अगर बात करते हैं इन मंदिरों की, उड़ीसा के जो भी मंदिर होंगे वो आधारित हैं किस पर? आपके कलिंग शैली पर। मंदिर निर्माण की जो आपकी कला है, जिसको आपका कलिंग शैली के नाम से जाना जाता है, वो उड़ीसा उसके आसपास के राज्यों में विकसित होती है या उसके मंदिर देखने को मिलते हैं। जैसे उत्तर भारत के हमारे आपके मंदिर नागर शैली के होते हैं, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, मध्य भारत में वेसर शैली, और ऐसे ही आपका क्या होता है, उड़ीसा में जो मंदिर होते हैं उनकी आपकी निर्माण कला कैसी होती है? कलिंग शैली की होती है। तो इस कलिंग शैली को भी याद रखिएगा। तो अगर पूछे इस कलिंग शैली के मंदिर कहाँ पर होंगे, तो आपके लिए उड़ीसा में होंगे, या उड़ीसा का मंदिर आप देख के कर सकते हैं कलिंग शैली का। अगला श्रीलंका को भारत से अलग करता है, पाक जलडमरू, मलक्का जलडमरू, जिब्राल्टर और बेरिंग जलडमरू। तो यहाँ पर आपको भारत और श्रीलंका के बीच में पूछ रहा है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में बात करते हैं। भारत में यहाँ पर एक आपका तमिलनाडु राज्य पम्बन आइलैंड है, और श्रीलंका में यहाँ पर तिलैया मन्नार है। तो तिलैया मन्नार और आपके पम्बन आइलैंड के बीच में यहाँ पे एक संरचना है, और इस संरचना को जाना जाता है किस नाम से? आपका राम सेतु के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके राम सेतु जो है आपका, भगवान राम माता सीता को जब लेने श्रीलंका गए थे, तो उन्होंने इस राम सेतु का निर्माण किया था, ऐसी मान्यता है। तो यहाँ पर आपका जो राम सेतु होता है, इसके पास में जो आपका जलीय क्षेत्र होता है, इसे हम लोग बोलते हैं आपका किसके नाम से? पाक की खाड़ी, ठीक है, या पाक जलडमरू मध्य के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा आपका पाक पाकिस्तान नहीं है, PALK है, रॉबर्ट पाक ये अंग्रेज खाड़ी थे, उनके नाम पर होता है। तो इसको हम आपका क्या बोलते हैं? पाक जलडमरू बोलते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी होती है? आपकी पाक की खाड़ी होती है, याद रखिएगा। आपके पंबन और श्रीलंका के तिलैया मन्नार के बीच में। यहाँ पर आपका बाकी मलक्का जलडमरू है, जिब्राल्टर बेरिंग है। हम यहाँ पे जल्दी से जिक्र कर लेते हैं किसका? जिब्राल्टर का, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है? यूरोप है, यूरोप के नीचे पड़ता है आपका कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में यहाँ पर एक जल संधि पड़ती है, जिसको हम आपका जानते हैं किसके नाम से? जिब्राल्टर जल संधि के नाम से जानते हैं। ये जो आपके यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाली आपकी जो संरचना, वो कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि है। ये जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है, लेकिन ये जोड़ती किसको है? ये जोड़ती है अटलांटिक महासागर को, ठीक है। अटलांटिक महासागर को किससे जुड़ती है? ये भूमध्य सागर से जुड़ती है। तो मेडिटेरियन सी और इस
अटलांटिक सागर के बीच में आपकी कौन सी जल संधि पड़ जाएगी? आपकी जिब्राल्टर जल संधि पड़ जाएगी। अगर आपको अटलांटिक सागर से होकर भूमध्य सागर जाना है तो आपको किससे होकर जाना पड़ेगा? आपका इस जिब्राल्टर जल संधि से होकर जाना पड़ेगा। इसलिए जिब्राल्टर जल संधि को बोला जाता है भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, या भूमध्य सागर की इसको बोलते हैं लोग आपका कुंजी बोलते हैं। ठीक है, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार ये क्या है? भूमध्य सागर की कुंजी है, याद रखिएगा। यही बात करते हैं बेरिंग जल डमरू की, ये बेरिंग सी पड़ता है और ये आपके अलास्का को रूस के आपके रीजन से साइबेरिया से क्या करता है? आपका अलग करता कौन सा? आपका बेरिंग जल डमरू। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला तो सुनिधि चौहान, लता मंगेशकर, आशा भोसले, ये बहुत फेमस सिंगर्स हैं सबके सब, लेकिन नहीं, यहाँ पर तन्वी शाही या तन्वी शाह करके आपकी हुई। इन्होंने क्या किया था? आपका ग्रैमी पुरस्कार जीता है और ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला हो गई है। तन्वी शाह का नाम होता है, तो इन्होंने आपके 52वें जो ग्रैमी पुरस्कार थे, इसमें वर्ष 2009 में एक मूवी आई थी जय हो, सॉरी स्लम डॉग मिलियनेयर, उसके सॉन्ग किसके लिए? जय हो के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था। स्लम डॉग मिलियनेयर ऑस्कर जीतने वाली अभी की सबसे आपके रिसेंटली अगर आपके पूछे भारतीय मूवी है। यहाँ पर 2009 में आपका क्या हुआ था कि जय हो सॉन्ग के लिए तन्वी शाह ने क्या जीता था? ग्रैमी जीता था। अभी रिसेंटली बात करते हैं, इस साल किसी भारतीय मूल के व्यक्ति ने वो जीता है, ग्रैमी पुरस्कार जीता है और दूसरी बार जीता है, यही बात है। इनका नाम कौन है? रिकी केथ है, इनको भी याद रखिएगा। करंट में आपका इस साल 2023 में इन्होंने 22-23 के ड्यूरेशन में इन्होंने क्या जीता है? आपका ग्रैमी पुरस्कार जीता है। लेकिन में से कौन सा खिलाफत आंदोलन के नेता नेत्री थे? खिलाफत आंदोलन के नेता की बात की जाए तो खिलाफत आंदोलन जो होता है ये होता है कब? आपका 1919 में होता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो तुर्की के शासक थे उनको ब्रिटेन द्वारा पद से हटा दिया गया। जो यहाँ पे तुर्की का शासक होता था वो खलीफा भी होता था। खलीफा मुसलमानों का सर्वोच्च धार्मिक गुरु होता, और उस खलीफा को पद से हटाए जाने के विरोध में क्या हुआ? पूरे विश्व में एक आंदोलन चालू हुआ और वो आपका कौन सा कहलाता था? खिलाफत आंदोलन। इस खिलाफत आंदोलन को भारत में चालू किसने किया था? अली बंधु, ये भी याद रखिएगा, ये पूछ रहे थे एग्जाम में। अली ब्रदर्स थे, इन्होंने चालू किया था। अली बंधुओं में आपके कौन कौन थे? आपके एक का नाम था शौकत अली और दूसरे का नाम था आपका कौन सा? मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली दो भाई थे जिनको आपका अली बंधुओं के नाम से जाना गया। इन्होंने बाद में खिलाफत आंदोलन चालू किया था। इसमें एक व्यक्ति और शामिल हुए, इनका नाम था आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन था आपका? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद बाद में क्या बनते हैं? आपके ये कांग्रेस के आपके अध्यक्ष बनते हैं। ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। अब ये जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, ठीक है, दिल्ली का विशेष अधिवेशन होता है और उसमें आपके कांग्रेस के सबसे आज तक के सबसे युवा अध्यक्ष है, तब 35 वर्ष की उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। यही मौलाना अबुल कलाम आजाद बाद में स्वतंत्र भारत के क्या बनते हैं? पहले शिक्षा मंत्री बनते हैं और इन्हीं के जन्मदिवस पर हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, नेशनल एजुकेशन डे। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। देखते हैं कितने लोगों की कितनी सी तैयारी है। तो यहाँ पर आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। यहाँ पे बात कर रही जा रही किसकी? आर्टिफिशियल सिल्क की। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन में रेयन, नायलॉन, आर्कलिक और पॉलिएस्टर। तो जो पॉलिएस्टर होता है हमारा कोई बहुलक होते हैं, ठीक है, तो ये आपके पॉली प्लस ईस्टर ऐसे वर्ड से मिलने से बनते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आर्टिफिशियल सिल्क की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आर्टिफिशियल सिल्क के रूप में कौन होता है? आपका रेयन होता है। रेयन आपका आर्टिफिशियल सिल्क है जिसका निर्माण मेनली किससे होता है? आपका वुडन पल्प से होगा। ठीक है, आपका वुडन पल्प होगा या फिर ये किससे? आपका जो बैम्बू का पल्प होता है उससे होता है इसका निर्माण। ठीक है, उससे आपके सेल्यूलोज को अलग करके इसका निर्माण किया जाता है किसका? रेयन का। और ये आपका आर्टिफिशियल सिल्क के फॉर्म में जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल सिल्क किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे वुडन पल्प या बैम्बू पल्प से बनता है, इसलिए कहीं कहीं इस पर इस रेयन को आपका बैम्बू सिल्क भी कहा जाता है। ठीक है, इसको रेयन को एक और नाम मिल जाएगा आपको, किसको? बैम्बू सिल्क के नाम से। बाकी जो नायलॉन है, ठीक है, ये हमारा आपका बहुलक है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके जैसे बहुत सारे बहुलक होते हैं, पॉलीमर जिनको बोलते हैं आपका, तो यहाँ पर आपका पॉलीथीन है, पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक, ये सब हमारे आपके बहुलकों की श्रेणी में आते हैं। अगर बात करते हैं तो ये हमारे आपके क्या होते हैं? जैसे आपके नायलॉन की ही मैं बात करता हूँ। नायलॉन में
ये आपका जो होगा ये थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। ये कैसा आपका प्लास्टिक है, आपका थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में आता है नायलॉन। थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको अगर हम गर्म करें और इनको गर्म करके इनके आपके शेप को हम क्या करें, आकार को क्या कर दें, बदल सकते हैं। इनके शेप को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। ऐसे प्लास्टिक आपके थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर वो पिघलते नहीं हैं, ठीक है। गर्म करने पर पिघलते नहीं हैं, वो आपके कहलाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। जैसे हमारे बिजली के स्विच जो बनते हैं या हमारे आपके खाने के जो उपकरण के बर्तन होते हैं वो गर्म करने पे पिघलते नहीं, उनका आकार बदला नहीं जा सकता, तो वो हमारे आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। बाकी ये थर्मोप्लास्टिक होंगे जो आपके गर्म करने पे बदले जाएंगे। तो नायलॉन क्या है, एक थर्मोप्लास्टिक है। कल को आपसे पूछ लें कि कौन सा न्यूट्रिफिक से थर्मोप्लास्टिक है, कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपका नायलॉन कैसा है, थर्मोप्लास्टिक है, गर्म करने पे अपना शेप बदल देगा। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे। यहाँ पर आपसे पूछा गौतमीपुत्र सातकर्णी, देखो ये बहुत अच्छा वंश है दक्षिण भारत का। इसका नाम था आपका सातवाहन वंश, बहुत इंपॉर्टेंट है सातवाहन वंश, ठीक। अब सातवाहन वंश के शासक कौन थे, गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। अगर सातवाहन वंश की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसके संस्थापक की बात करते हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, ये कौन थे, आपके सिमुक है, इनका नाम याद रखेगा। सिमु के सातवाहन वंश के संस्थापक, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ आता है ऐसे ही कि कौन है संस्थापक, तो आपके सिमुक है। इसकी राजधानी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इसकी राजधानी, ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी, आपकी प्रतिष्ठान थी, ठीक है। प्रतिष्ठान ये आपकी राजधानी महाराष्ट्र में ऐसे पड़ती है, तो इसकी राजधानी क्या थी, आपकी प्रतिष्ठान थी। इसमें बहुत सारे शासक हुए और ये जो आपका सातवाहन वंश था ये क्या था, आपका मात्र प्रधान था। मात्र प्रधान था दक्षिण भारत का, बहुत इंपॉर्टेंट आपके डायनेस्टी है ये मात्र प्रधान वंश का। इसमें क्या होता है कि जितने भी राजा हुए उन्होंने अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम प्रयोग किया। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, गौतमी पुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ऐसे करते हुए जो भी शासक हुए उन्होंने क्या किया, अपने नाम के आगे अपनी माता जी का नाम इस्तेमाल किया। तो ये आपका जितनी भी डायनेस्टीज होती हैं उनका इकलौता एग्जाम्पल है जहाँ पर आपके शासकों ने अपनी माताओं का नाम इस्तेमाल किया है अपने नाम के आगे। ये सातवाहन वंश के शासक थे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले भारत में शीशे के सिक्के चलाने का, शीशे के सिक्के, ठीक है, सर्वप्रथम चलाने का आपका श्रेय किसी को जाता है तो सातवाहन वंश के शासकों को जाता है। यहाँ पर इसके बहुत सारे शासक फेमस थे। इन सातवाहन वंश के शासकों की बात करते हैं तो इन्हीं के समय पर आपका सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान का उल्लेख अगर किसी समय मिलता है तो किस समय मिलता है, आपके सातवाहन शासकों के समय मिलता है। यहाँ पर एक रानी हुई थी नागानिका, ठीक है, एक रानी हुई है, उनका नाम है नागानिका और इनका नागानिका का एक अभिलेख मिला है जिसको बोलते हैं नाना घाट अभिलेख। नागानिका का नाना घाट अभिलेख ये भारत में भूमि दान का प्रथम अभिलेख है, इसको याद रखिएगा। ये भारत में भूमि दान का प्रथम अभिलेख नागानिका का नाना घाट अभिलेख, ठीक है। और इसमें ब्राह्मणों को और आपके बौद्धों को भूमि दान का उल्लेख मिलता है। तो पहली बार ब्राह्मणों को भूमि दान आपके सातवाहन शासकों के समय ही होती है। यहाँ पे सातवाहन शासकों में एक बड़े फेमस कवि हुए, इनका नाम याद रखिएगा हाल, ठीक है। इनका नाम क्या है, आपके हाल है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाते हैं। हाल से ज्यादा उनकी रचना पूछी जाती है और हाल की रचना कौन सी है, आपकी गाथा सप्तशती, ठीक है। कौन है, गाथा सप्तशती, ठीक है। गाथा सप्तशती किसकी रचना, आपकी हाल की रचना, बहुत ज्यादा पूछी गई है एग्जाम में। यहाँ पर आपका जैसे आपका एक हुए सातकर्णी प्रथम, उन्हें आपका वेदों का आश्रयदाता कहा गया है। बहुत सारी खास बातें हैं इस सातवाहन वंश के, बाकी वो सब डिटेल में है। आपको मेनली अभी के लिए याद क्या रखना है, यहाँ पर आपको इनके संस्थापक को याद रखना है, राजधानी याद रखनी है, पहला जो भूमिदान का आपका ये इंसिडेंट इसको याद रखना है, ठीक है। और शीशे के सिक्के सर्वप्रथम ये और आपकी गाथा सप्तशती हाल की रचना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर खान ने कन्नौज में, ये शेर खान मतलब आपका इसके बाद में शेरशाह बन जाते हैं, कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया था। तो यहाँ पर आपके 1540, 1543, 1541, 42, यहाँ पर क्या होता है, आपका 1540 में युद्ध होता है। इसे हम लोग आपका कन्नौज का युद्ध या इसे ही हम लोग आपका बिलग्राम का युद्ध कहते हैं।
कन्नौज का युद्ध या बेलग्राम का युद्ध होता है, और ये गंगा नदी के किनारे होता है, इसलिए इसे आपका गंगा का युद्ध भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो कन्नौज बेलग्राम गंगा का युद्ध होता है, इसमें एक तरफ कौन होते हैं, अफगान शासक शेर खान होते हैं, ये वही शेर खान है जो बाद में शेरशाह सूरी बनते हैं। और दूसरी तरफ हमारे आपके इनका बचपन का नाम तो हमीद होता है, और दूसरी तरफ कौन होता है, आपके हुमायूं होते हैं, ठीक है, अकबर के पिता हुमायूं होते हैं। इस युद्ध में क्या होती है, आपके हुमायूं की हार होती है, और बहुत बुरी हार होती है, जिसके बाद लगभग 15 वर्ष का निर्वासित जीवन किसको जीना पड़ता है, आपका आपका हुमायूं को जीना पड़ता है, और वो आपके अपने साम्राज्य छोड़कर क्या करता है, भाग जाता है। इसी ड्यूरेशन में वर्ष 1542 में ही क्या होता है, आपका अकबर का जन्म अमरकोट के राजा राणा वीर सिंह के यहाँ पर होता है, ठीक है। तो अकबर का जन्म इसी निर्वासन के समय पर होगा, इस युद्ध के बाद 1542 में होगा। इसके पहले एक और युद्ध होता है जिसमें आपका शेर खान हुमायूं को हराता है, और वो 1539 का कौन सा युद्ध था, चौसा का युद्ध था। इसको भी याद रखिएगा, चौसा का युद्ध था। इसमें आपका हुमायूं अपने प्राण बचाने के लिए घोड़े सहित नदी में फांद जाता है, और उसके क्या होते हैं, आपके जब प्राण एक निजाम नामक भिस्ती बनाता है, इसके बाद हुमायूं प्रसन्न होकर आधे दिन के लिए उसको क्या करता है, अपना साम्राज्य सौंप देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 1540। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित राष्ट्र पूरे राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास लगा, मतलब क्या था, समान सिविल संहिता, ठीक है। अभी समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी बहुत ज्यादा मांग की जाती है, इसमें आर्टिकल 44 में, ये सबको पता है, बहुत ज्यादा करंट का इशू है, मतलब जितने भी हमारे आपके भारत के नागरिक होंगे वो एक ही प्रकार के कानून के अंतर्गत में आ जाएंगे। धर्म आधारित या जात आधारित जो हमारे यहाँ के कानून की व्यवस्था होती है वो अलग हो जाएंगी। इसका विरोध भी होता है, क्योंकि कुछ धर्म आधारित होते हैं लोगों का शासन, वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग शासन चाहते हैं, और उनके अकॉर्डिंग चाहते हैं कि रूल्स बने, तो ऐसे में डिस्प्यूट रहता है। तो यहाँ पर हमारा आपका ऐसे के लिए आपका आर्टिकल 44 है, समान सिविल संहिता। गोवा एकमात्र राज्य, याद रखिएगा कौन सा आपका राज्य है, गोवा एकमात्र राज्य है जहाँ पर क्या है, आपका समान सिविल संहिता लागू है, ये भी याद रखिएगा। रिसेंटली आपके इलेक्शन से पहले आपके उत्तराखंड राज्य सरकार ने क्या किया था, समान सिविल संहिता लागू करने के लिए आपका क्या कहता, कमेटी बनाने की आपकी बात कही थी, ठीक। अगला है, तापी नदी का उद्गम भारत के किस राज्य में है, यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, आपके तापी नदी, ये तापी नदी ही आपकी किस नाम से जानी जाती है, आपकी ताप्ती नदी के नाम से जानी जाती है। तापी ही क्या है, आपकी ताप्ती नदी है। बाकी एक आपकी तापी गैस पाइपलाइन है, तुर्कमेनिस्तान आपके तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सॉरी पाकिस्तान मेरे मुंह से निकल रहा था, वैसे वो है भी वही, ठीक है। और यहाँ पर आपको कौन सा, इंडिया, इसके बीच की गैस पाइपलाइन है तापी गैस पाइपलाइन। यहाँ पर तापी नदी का उद्गम बात करते हैं, तो ये कहाँ की, आपकी मध्य प्रदेश की। भारत में दो ही नदियां हैं जो हमारे एक ढाल के विपरीत बहती हैं। पहली आपकी कौन सी, नर्मदा नदी, जो भारत की पांचवी बड़ी नदी है। दूसरी आपकी कौन सी नदी, ताप्ती नदी। ये ताप्ती नदी की अभी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ताप्ती नदी क्या करती है, आपके एक शहर पड़ता है आपके गुजरात में जिसका नाम है सूरत। सूरत के पास में एस्चुरी बनाकर क्या होती है, आपकी गिर के समाप्त हो जाती है, कहाँ पर, आपके खंबात की खाड़ी में। और ये आपके ताप्ती नदी भारत में सतपुड़ा, ठीक है, कौन सी पहाड़ियां, सतपुड़ा, और इधर पड़ जाती है नीचे अजंता। इन सतपुड़ा और अजंता के पहाड़ियों के बीच से ये भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है, ठीक है। किससे होकर बहेगी, रिफ्ट वैली से होकर बहेगी, भ्रंश घाटी से होकर बहेगी। और ये क्या बनाती है, आपकी एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी को हम लोग बोलते हैं आपका ज्वार नदमुख, ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो अरब सागर में गिरने वाली भारत की दो प्रमुख नदियों में से पहली आपकी नर्मदा, दूसरी आपकी ताप्ती, तो ढाल के विपरीत बहती हैं। देखिएगा, तो यहाँ पर इसकी उत्पत्ति कहाँ से है, एमपी से है। और एमपी में भी आपका एक सेक्शन पड़ता है जिसको हम लोग आपका बैतूल पठार के नाम से जानते हैं। कौन सा, बैतूल पठार के नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतनाट्यम की नर्तकी 1991 में पद्म पुरस्कार सम्मानित दूसरी सबसे उनकी नर्तकी बन गई। तो यहाँ पर आपके सबसे आपसे सेकंड आपके सबसे कम उनकी, देखो ये क्वेश्चन ना आपने जिंदगी में पढ़ोगे और जिंदगी में मिलेगा पढ़ने को, सीधी सी बात है। एसएससी आपसे ऐसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, एसएससी का पैटर्न ही यही है। तो इसके लिए आपको पैनिक होने की कोई भी नीड नहीं है। यहाँ पर आपका कौन है, अर्लोमल वल्ली है, इन्हें आपका क्या हुआ था 1991 में आपका मिला था। इसके पहले आपकी कौन सी, सोनल मानसिंह सबसे कम उम्र में पाई थी। और अभी ये कौन है, अला अला मेल वल्ली, ठीक है, इनका नाम है। तो ये आप अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, इसलिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन वैसे किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये गोटीपुआ नृत्य है आपका, ये गोटीपुआ को, अच्छा, किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से आता है, ये गोटीपुआ या बंद नृत्य होता है। और ये गोटीपुआ या बंद नृत्य ये कहाँ का है, किस राज्य का, आपका उड़ीसा का है।
और ये जो उड़ीसा का है, ये आपका नृत्य भगवान जगन्नाथ कह सकते हैं या भगवान कृष्ण को समर्पित आपका ये नृत्य होता है आपका। और कहाँ पर होता है? आपके उड़ीसा में होता है। तो यहाँ पर आपका गोटीपुआ नृत्य किससे संबंधित है? आपका भगवान कृष्ण से संबंधित है, और राज्य कौन सा आपका? उड़ीसा होगा। ठीक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए पर्वतमाला नामक एक कार्यक्रम की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम की घोषणा किसको विकसित करने के लिए? पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे, पहाड़ी क्षेत्रों में स्मार्ट घर, सड़कें और आतिथ्य संस्कृति। देखो, पहाड़ी क्षेत्रों में जो रोपवे होते हैं, ये सबसे बेटर कनेक्टिविटी के ऑप्शन होते हैं। यानी आपके रस्सियों के माध्यम से, तारों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो आपकी ट्रॉलीज होती है, उनके द्वारा आपके आना जाना, ये आपका एक रोपवे का आपका एक पैटर्न होता है। और या फिर आपके जो केबल ब्रिज वगैरह होते हैं, वो बना दिया जाना, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना इतना आसान नहीं होता है। उस कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या था? आपका एक योजना आपकी घोषणा की गई थी। कौन सी? पर्वतमाला। ये लास्ट ईयर के आपके बजट का आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो कौन सी योजना हो जाएगी? पर्वतमाला हो जाएगी। अगला है, भारत सरकार ने व्यापक परिवहन नियोजक कार्यक्रम चालू किया था। देखो, यहाँ पे आके पूछ रहा है परिवहन नियोजक कार्यक्रम। तो ये भारत में परिवहन नियोजक कार्यक्रम कब चालू हुआ था? 1952 में चालू हुआ था। तो यहाँ पर याद रखिएगा, 1952 में भारत में परिवहन नियोजन कार्यक्रम चालू हुआ था। और सबसे मजे की बात यह है, खास बात हमारी ये है, विश्व में पहला देश जिसने आपके क्या किया था? परिवहन नियोजन कार्यक्रम को चालू किया था। बहुत जरूरी बात है, विश्व में पहला देश जिसने क्या किया था? परिवहन नियोजन के कार्यक्रम को चालू किया था 1952 में। परिवहन नियोजन का मतलब क्या है? आपको जनसंख्या को आपको नियंत्रित करना है, और क्या करना है? आपको जनसंख्या वृद्धि को रोकना है। तो ऐसे केस में जब इस परिवहन नियोजन ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? सरकार ने एक नारा दिया था, कौन सा आपका? हम दो हमारे दो। अब देखिएगा, यहाँ पर परिवहन नियोजन की बात हो रही है। तो ऐसे केस में क्या है कि सरकार का उद्देश्य है कि आप जनसंख्या को कम कीजिएगा। 2001 में अगर हमसे पूछें हमारी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, हमारा ग्रोथ रेट, ठीक है, 2001 में हम किस हिसाब से बढ़ रहे थे, और अभी क्या हुआ? 2011 के जो लास्ट वाले सेंसस थे, उस समय हम कितना थे? 2001 में हम 21.54% की ग्रोथ रेट के साथ में आगे बढ़े थे। 21.54% की ग्रोथ रेट थी हमारी आपके 2001 में, और वहीं पर ये डिक्लाइन हो गई है 2011 में, और ये 17.64% हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इतनी सारी जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों की वजह से हमने क्या किया है? अपने जो टोटल बर्थ रेट को आपको डाउन किया है, डिक्रीज किया है, और जनसंख्या वृद्धि को रोका है। तो ये भी पूछ लिया जाता है आपका 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 17.64 थी, और 2001 में कितनी थी? 21.54 थी। यानी हमारा क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ है, जनसंख्या क्या हुई है? कम हुई है। इसके पहले तो ये आपके और ज्यादा थी, 21.4। अगर इसके पहले 1991 की बात कर ले, तो 1991 में समथिंग आपकी 23% के आसपास में थी। तो अब धीरे धीरे क्या करते जा रहे, कम होता है। इसके पहले 24% 2 बार लगातार 24% के करीब रही है, तो ये डिक्लाइन होता है आपका। तो ये आपका इसीलिए आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम चालू किया गया था। अगर परिवार नियोजन नहीं होता कार्यक्रम, तो पता नहीं हम लोग आबादी के मामले में कब का चीन को पिछाड़ चुके होते हैं, और न जाने कौन सी कंडीशन पे होते। अगला क्वेश्चन है, किसकी कप्तानी में भारत ने 2021 तक सफेद गेंद वाले में तीनों प्रमुख आईसीसी ट्रॉफियां जीती हैं? देखो, यहाँ पर आपके आईसीसी ट्रॉफियों की 3 प्रमुख ट्रॉफियों की बात कर लें, तो ये आपके 3 प्रमुख ट्रॉफी कौन कौन सी होती है? आपकी टेस्ट होती है, वनडे आपके खेल होगा, और कौन सा होगा? टी20। तो सबसे पहले हम महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2007 में टी20 के चैंपियन बने थे। उसके बाद में हमारा आपका वनडे की बात करते हैं, तो वनडे में हम आपके 2011 में चैंपियन बने थे, और हमने आपकी जो ओवरऑल टेस्ट चैंपियनशिप थी, वो जीती थी। तो ऐसे केस में आपके महेंद्र सिंह धोनी आपके बहुत इंपॉर्टेंट आपके हो जाते, कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है इन्हें। और इन्होंने क्या किया था? आपके आईसीसी की तीनों प्रमुख ट्रॉफियां अपनी कैप्टनसी में जिताई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन। अगला, अप्रैल 2022 तक लोकसभा के कितने आम चुनाव हुए हैं? यहाँ पर पूछा अप्रैल 2022 तक, मतलब लास्ट आपका, हमारे लास्ट इलेक्शन कब हुए थे? आपके 2019 में होते। अगले कब होंगे? 2024 में होंगे। तो अभी हमसे पूछ रहा है कि 2019 तक मान लीजिएगा, तो अब तक कितने लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं? 17 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। पहली लोकसभा का चुनाव अगर बात करते हैं, पहली लोकसभा जो थी आपकी, वो 1952 से लेकर आपके 57 तक के कार्यकाल तक रही थी। 1952 से लेकर 57 तक के कार्यकाल तक रही थी। और यहाँ पर ये जो आपकी पहली लोकसभा थी, इसमें आपकी कांग्रेस ने आपकी क्या की थी? अपनी सीटें पाई थी सबसे ज्यादा। और इसमें पहली लोकसभा में लगभग 489 सीटों पर आपका वोटिंग हुई थी, और उसमें से एक पार्टी थी आपकी, कौन सी? जनसंघ। ये जनसंघ ही बाद में जाकर आपके
बीजेपी के रूप में आपको डेवलप हो जाती है। और बीजेपी का गठन पूछते हैं तो बीजेपी का गठन भारतीय जनता पार्टी का 1980 होता है। SSC ने इसको पूछा हुआ था। तो जनसंघ जो पहली बार चुनाव लड़ती है उसको मात्र कितनी सीटें मिलती हैं? 3 सीटें मिलती हैं। वर्तमान में आपकी 17वीं लोकसभा चल रही है और इसी जनसंघ की बीजेपी आज 303 सीटों के साथ में आपकी सबसे बड़ी आपकी पार्टी है। तो पहली लोकसभा का गठन होता है 1952 से 57 के बीच में, और आपका जो पहले इलेक्शन होते हैं वो आपके 1951-52 के ड्यूरेशन में होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोक्रेम नृत्य का उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नोक्रेम में आपका केरल, बिहार, मेघालय, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपका ऐसे याद कर लो, नोक्रे की पहाड़ियाँ होती हैं। तो ठीक है, आपके नॉर्थ ईस्ट में नोक्रे की पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, इसी प्रकार से आपका मेघालय राज्य में कौन सा नृत्य होता है? नोक्रेम का नृत्य होता है। ये आपका मेनली उसमें भी आपका मेघालय राज्य में एक पहाड़ियों का सेक्शन होता है। कौन सी? खासी हिल्स होती हैं, खासी पहाड़ियाँ होती हैं, उनमें मनाया जाता है। कौन सा? ये आपका। और ये ऐसे आपके 3 पहाड़ियाँ होती हैं जिनमें से आपका गारो, खासी और जयंतिया। इन पहाड़ियों में ही आपके इन्हीं नाम की क्या रहती है, जनजातियां भी रहती हैं। और इसी खासी पहाड़ी में ही आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिन राम। तो नवंबर माह में एक आपका नृत्य होता है आपका नोक्रेम, कहाँ पर? खासी हिल्स में, खासी समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। पहले 1857 के युद्धों के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था? उस समय हमारे आपके शासक कौन थे? आपके 3 ही ऑप्शन दिए, हमें जरूरत भी नहीं चौथे की। कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। ये बहादुर शाह जफर आपके कौन थे? अंतिम मुगल शासक थे। ठीक है, यहाँ पे कौन थे? ये अंतिम मुगल शासक थे। इसके बाद में क्या हुआ था आपका, इनको उठा के भेज दिया गया था कहाँ पर? आपका रंगून। ठीक है, ये रंगून पड़ता कहाँ पर? आपका म्यांमार में। और वहीं पर इनकी क्या हो जाती है? आपकी डेथ हो जाती है। ठीक, किसकी? आपके बहादुर शाह जफर की। यहाँ पर इनकी क्या हो जाती है? आपकी डेथ हो जाती है। और ये अंतिम मुगल शासक होते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट देखते हैं। लेकिन इसमें से कौन सा रोग इंसुलिन की कमी या इंसुलिन के प्रतिरोधक कारण होता है? तो सबको पता है आपका मधुमेह रोग होता है, जिसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है, डायबिटीज 2 टाइप का होता है, आपका डायबिटीज मेलिटस और आपका डायबिटीज इंसिपिडियस। ठीक है, यहाँ पर आपका जो आपका कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? आपका इंसुलिन की कमी से होता है। होता क्या है, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होगा, ठीक है, भोजन का आपका जो मेन हमारा आपका कार्बोहाइड्रेट के कंपोनेंट जिसको हम यूज करते हैं आपका, वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। एक्स्ट्रा वाला ग्लूकोज जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? जाके आपका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हमने जैसे खाना खाया और हमें मान लीजिएगा ज्यादा आपका ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा जाकर आपका वो ग्लाइकोजन में, और वो स्टोर हो जाता है जाकर आपका कहाँ पर? लीवर में। और उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? यही इंसुलिन हार्मोन करता है। अगर आपके सही में इंसुलिन पूरा नहीं बनना है, सही से नहीं बनना है, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका ये ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं होगा किसमें? आपका ग्लाइकोजन में, और स्टोर नहीं होगा। और ऐसे में क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। तब आपको बीमारी कौन सी हो जाती है? आपकी मधुमेह हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना, इंसुलिन हार्मोन करता क्या है? ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है आपका ग्लाइकोजन में। अब हमें जब आपकी बॉडी को यूज करना होता है, ग्लाइकोजन वापस से कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में। और इसको करने वाला हार्मोन होता है, उसका नाम होता है ग्लूकेगॉन हार्मोन। यहाँ पे हार्मोन होता है कौन सा? आपका ग्लूकेगॉन। वो ग्लाइकोजन को वापस कन्वर्ट कर देता है किसमें? ग्लूकोज में। और ये दोनों के दोनों हार्मोन, इंसुलिन हो चाहे ग्लूकेगॉन हो, ये हमारे निकलते कहाँ से? अग्न्याशय से या पैंक्रियास से। अग्न्यास से, ठीक है, पैंक्रियास से निकलते हैं। ठीक, इसको याद रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। मेरी बेरी और ये सब आपको पता, हम लोग कर चुके हैं। रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी, तो ये किसकी किताब है? तो यहाँ पर आपका रेस ऑफ एंड माई लाइफ, देखो रेस से ही देख लो तो मिल्खा सिंह, पीटी उषा, टिंटू लुक्कन, दूती चंद भी हमारे आपके रेसर हैं। पीटी उषा भी रेसर, मिल्खा सिंह भी। लेकिन यहाँ पर एक आपके फेमस लेजेंडरी हमारे आपके हुए रेसर आपके कौन? मिल्खा सिंह जी। उनकी आपकी आत्मकथा क्या? रेस ऑफ माई लाइफ। 1916 में ये आपका चर्चा में तब आते हैं जब ये रोम ओलंपिक में आपके चौथे नंबर पर रहते हैं। ठीक है, तो रोम ओलंपिक में इन्होंने चौथे नंबर पे क्वालिफाई किया था। उसके पहले 1958 में जो टोक्यो में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, उन कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने क्या किया था? गोल्ड जीता था आपका 200 मीटर और 400 मीटर की कैटेगरी में। इसलिए आपके चर्चा में रहते हैं। तो मिल्खा सिंह जी के ऊपर एक मूवी भी आई थी, ठीक, बाग मिल्खा बाग, वो भी बहुत फेमस थी। ठीक है, तो द रेस ऑफ माई लाइफ इसकी है, ऑटोबायोग्राफी मिल्खा सिंह जी की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्वेत प्रकाश के अपने घटकों में विभक्त हो जाने की घटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन। तो जब भी कभी क्या होता है, हम आपके किसी भी श्वेत प्रकाश की तरंग को एक प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, तो प्रिज्म से होकर जाने के बाद में प्रकाश की तरंग क्या करती है? अपने आपके जो भी हमारे घटक होते हैं 7 आपके रंगों में विभाजित हो जाती है।
ठीक है। ये जो आपकी श्वेत प्रकाश की किरण का आपका अपने 7 घटकों में विभाजित हो जाना है, ये ही घटना क्या कहलाती है? ये घटना कहलाती है आपकी वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ये बचपन में आप सबने पढ़ा होगा और इसी के अंतर्गत में हम लोगों ने विग्योर को पढ़ा हुआ है, ठीक है। बैंगनी से लेकर आपका लाल रंग तक के हमारे आपके तरंगदैर्घ्य प्रकाश की किरणें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में रहने वाले धन के कुल स्टॉक को क्या कहते हैं? तो देखो, किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में रहने वाले, जनता के बीच जो हमारा क्या होगा प्रचलन में हो, इसे आपका क्या कर रहे हैं, आपका यूज कर रहे हो एज ए कमोडिटी, आप इसको क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, ठीक है। तो धन के कुल स्टॉक को हम किस नाम से क्या कहते हैं? तो धन शोधन, अल्पावधि मुद्रा और मुद्रा आपूर्ति, ये हमारी क्या होती है, आपकी मुद्रा आपूर्ति होती है। यहाँ पे मुद्रा आपूर्ति जो मार्केट में आपकी करंट में आपके सिचुएशन में जो आपका अमाउंट या यूज किया जाता है वो किसके रूप में जाना था? मुद्रा आपूर्ति के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी आपका ये आपका सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इस सेबी के पहली महिला अध्यक्ष, ये लास्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अभी भी है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली कौन है? माधवीपुरी बुच, ठीक है। इनको याद रखना कौन है आपके? माधवीपुरी बुच, ये सेबी की क्या है? आपकी पहली महिला अध्यक्ष है। बात करते हैं किसकी? सेबी की। सेबी हमारी आपकी एक संस्था जिसकी स्थापना का वर्ष पूछ के आता है। सेबी की स्थापना कब होती है? 1992 में होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपका मुंबई में है। तो यहाँ पर आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हेड कौन हो गई? आपकी पहली आपकी बनने वाली ये माधवीपुरी बुच है। बात करते हैं किसकी? रेखा शर्मा की, ये महिला की पूर्व अध्यक्ष अभी है ना। और एक और हमारा कौन है? ममता शर्मा, ठीक है। करंट में आपका ये ममता शर्मा है, इनको याद रखिएगा। गीता गोपीनाथ, ये IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट सलाहकार थी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। चंदा कोचर, ये हमारे की बहुत फेमस क्या है? बैंकर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन से कौन सा गर्म धारा वार्म करंट है? कौन सी ऐसी गर्मा नहीं गर्म जलधारा है, समुद्र की जलधारा पूछ रहा है आपका। तो यहाँ पर आपका फॉकलैंड धारा, कैनरी धारा, लेब्राडोर धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा। तो यहाँ पर आपके इसका आंसर क्या जाएगा? गल्फ स्ट्रीम की धारा। ये आपका अमेरिका राज्य है और इस अमेरिका में यहाँ पर आपका ये मैक्सिको का तट होता है। इस मैक्सिको के तट पर हमारा आपका यहाँ पर जो उत्पन्न होने वाली जलधारा होती है, इसी को हम लोग आपका गल्फ स्ट्रीम जलधारा के नाम से जानते हैं। और ये कैसी जलधारा होती है? आपकी गर्म जलधारा होती है। बाकी लेब्राडोर की जलधारा, ये आपके कनाडा के उत्तर में आपका लेब्राडोर ओशियन से आने वाली ठंडी जलधारा होगी, ठीक है। उसके अलावा हमारा आपका कौन सा? फॉकलैंड की धारा, दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना के उत्तर में यहाँ पर आपका पूर्व में एक आइलैंड है फॉकलैंड, उसके तट पर आती है। तो फॉकलैंड की धारा वो ठंडी हो जाएगी, अर्जेंटीना के पूर्व में आपका फॉकलैंड आइलैंड के पास होगी, तो फॉकलैंड की धारा हो जाएगी। और बच्चे हमारे आपकी कनारी की धारा, कनारी की धारा हमारा आपका ये आपका अफ्रीका और यूरोप के सेक्शन को कवर करते हुए आपकी आती है नीचे की ओर, और ये भी आपका नॉर्थ पोल की ओर से आएगी। तो ये कनारी की धारा भी कैसे हो जाएगी? आपकी ठंडी धारा। तो यहाँ पर हमारी आपकी कौन सी? गल्फ स्ट्रीम कैसे हो जाएगी? गर्म जलधारा होगी। और ये बहुत ज्यादा क्या आपकी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं हम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष कितने दिनों का रोजगार सुनिश्चित करता है? देखो, यहाँ पर मनरेगा के अंतर्गत में प्रत्येक परिवार को आपका प्रतिदिन आपका क्या कहते हैं 100 दिन का रोजगार दिए जाने का आपका प्रावधान किया गया था। ये जो हमारा आपका मनरेगा है, इसे आपका राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में 2005 में पेश किया गया था, जिसका नाम मनरेगा, यहाँ पे महात्मा गांधी नाम जोड़ के इसको मनरेगा किया गया था आपका 2009 में। और ये मेनली आपके ग्रामीण क्षेत्रों में उनके निकट ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को उनके घर के निकट क्या करना था? 100 दिन का आपका रोजगार उपलब्ध कराने का आपका एक प्रयास था। तो यहाँ पर आपकी कौन सी योजना हो जाएगी? आपकी मनरेगा योजना। और बाकी ये निर्भर करता है किस पर? राज्यों पर। राज्य आपके इस मनरेगा के डेज को बढ़ा सकते हैं, और जैसे कि उत्तराखंड राज्य ने क्या किया था कोविड के ड्यूरेशन में इस मनरेगा के डेज को इंक्रीज कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अभी के लिए हमें कितना पढ़ना आपका 100 दिन का रोजगार किस एक्ट के अंतर्गत में? मनरेगा एक्ट के अंतर्गत में। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन है, उम्मीद है आपके लिए फायदेमंद होगी, आपको बहुत कुछ नया सीखने का मौका मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।